हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। आज के क्लास में हम 22 प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है या अन्य कंपटीशन में भी पूछे गए हैं। तो वर्ष 2023 से लेकर 25 तक के प्रश्न पत्रों में ये सारे प्रश्न देखने को कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, किसी न किसी सेट में ये अवश्य पूछे गए हैं। तो ये बिल्कुल सिलेक्टिव प्रश्न है। आधे घंटे के लिए अगर समय निकालकर इन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं तो निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते। जैसा कि हम जानते हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनके नाभिक से स्वतः ही अल्फा बीटा कणों का तथा गामा किरणों का उत्सर्जन स्वतः ही होता रहता है, जिससे वह नाभिक लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। तो उसी से जुड़ी हुई यह प्रश्न पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते, यानी कौन सा नाभिकीय कण उत्सर्जित नहीं कर रहे हैं। पहला कह रहा है अल्फा कण, दूसरा बीटा कण और तीसरा गामा किरणें और चौथा डी में कह रहा है प्रोटॉन। जैसा कि हम जानते हैं अल्फा बीटा कण और गामा किरणों का उत्सर्जन रेडियोएक्टिव पदार्थ से स्वतः होता रहता है। तो ये तीनों तो इसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होते हैं, लेकिन प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होता, इसलिए पहले में राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रोटॉन इसमें उत्सर्जित नहीं होता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। हमें इन चार ऑप्शन में बताना है कि इसमें से कौन विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। तो जैसा कि पहला दिया है ए में अल्फा कण, बी में है गामा किरणें, सी में एक्स किरणें और डी में अवरक्त किरणें। तो यहां देखिए गामा किरणें, एक्स किरणें और अवरक्त किरणें ये तीनों ही विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसलिए ये तीनों तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। लेकिन इसमें हमें उत्तर देना है कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। तो यहाँ अल्फा कण ये विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। अल्फा कण जो होता है वह हीलियम नाभिक होता है और यह नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान अल्फा कण नाभिक से उत्सर्जित होता है, रेडियोएक्टिव नाभिक से। तो यहां से अल्फा कण इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अब की बार बताना है कि इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो पहला ऑप्शन दिया है अल्फा कण, फिर बीटा कण, एक्स किरणें और धन किरणें। तो इन चारों ऑप्शन में से एक्स किरण ही ऐसा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में आता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणें। एक्स किरणें एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। एक्स किरण 7 विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा के बारे में बताया जा चुका है। 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, तो उनमें से एक एक्स किरण भी है। बाकी ये तीनों ही विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है। तो चौथे प्रश्न में है प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान होती है, यानी किसके समान प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रकाश होता है वो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो चार ऑप्शन में से जो विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण होगा वही प्रकाश के समान कहा जाएगा। तो यहां देखिए चारों ऑप्शन में क्या दिया है। पहला कह रहा है कैथोड किरणों के, और दूसरा बी में है बीटा कणों के, और सी में कह रहा है गामा किरणों के, और डी में है अल्फा कणों की। तो प्रकाश तरंग की प्रकृति हमें बताना है किसके समान है। तो इन चारों में गामा किरण जो होती है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चौथा में सी, यह प्रकाश तरंग की प्रकृति के समान होती है। गामा किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। इसमें हमें बताना है कि वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में धनावेशित और ऋणावेशित कण ही विक्षेपित होते हैं। जो धनावेशित होगा या जो ऋणावेशित होगा वो वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। तो इसमें कह रहा है यक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को और गामा किरणों को। तो इन चार ऑप्शन में से एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये कोई धनावेशित या ऋणावेशित कण नहीं है। न्यूट्रॉन ये विद्युत का उदासीन होता है, ये भी विक्षेपित नहीं हो सकता। अल्फा कणों को, बिल्कुल सही जवाब है, अल्फा कणों को विद्युत क्षेत्र जो होता है वो विक्षेपित करेगा, क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं वो धन आवेशित कण होते हैं।
ये हीलियम नाभिक के बराबर होता है, यानी धन आवेशित कण है अल्फा कण। तो इसलिए धन आवेशित कण होने के कारण वैद्युत क्षेत्र इसको विक्षेपित करेगा। और गामा किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये भी विक्षेपित नहीं होंगी वैद्युत क्षेत्र से। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न में कह रहा है थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 और द्रव्यमान संख्या 234 है और प्रतीक उसका TH लिखा जाता है। तो 90 TH 234 यानी थोरियम नाभिक से एक बीटा कण उत्सर्जित होता है। थोरियम नाभिक से एक बीटा कण उत्सर्जित होता है। बचे नाभिक की द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु क्रमांक Z क्या है? यानी हमें बताना है कि अगर कोई थोरियम नाभिक है उससे एक बीटा कण का उत्सर्जन हो जाए तो शेष बचे नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई रेडियोएक्टिव नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। और एक बीटा कण के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या समान बनी रहती है, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। और गामा किरण के उत्सर्जन पर ना तो परमाणु क्रमांक बदलता है और ना ही द्रव्यमान संख्या परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार यहां बीटा कण की बात की जा रही है, तो बीटा कण के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी। तो अब देखिए यहां ऑप्शन अब हम बता सकते हैं, थोरियम में नाभिक है, थोरियम नाभिक से एक बीटा कण उत्सर्जित होता है। तो बीटा कण अगर उत्सर्जित होगा तो इसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। यानी यहां पहले 90 है, अब परमाणु क्रमांक हो जाएगा 91। और जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो द्रव्यमान संख्या 234 ही बनी रहेगी। तो किसमें देखिए द्रव्यमान संख्या A का मान 234 और परमाणु क्रमांक Z का मान 91 होना चाहिए। तो देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन दिया है A बराबर 234 और Z बराबर 91। तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर A जो होगा वो राइट आंसर होगा, यही हमारा सही उत्तर होगा। फिर 7वां प्रश्न देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप 88 RA 228, 88 RA 228 यानी रेडियम है, रेडियम जिसका परमाणु क्रमांक 88 है और उसका द्रव्यमान संख्या 228 है, के श्रेणी क्रम में क्षय होते समय 3 अल्फा कण तथा 1 बीटा कण निकलते हैं। यानी श्रेणी क्रम में रेडियम नाभिक का क्षय हो रहा है, रेडियो एक्टिव क्षय हो रहा है और कह रहा है इस क्षय के दौरान 3 अल्फा कण निकल रहे हैं और 1 बीटा कण निकलते हैं। अंत में प्राप्त होने वाला नाभिक है, अंत में प्राप्त होने वाला नाभिक इसमें से बताना है कौन सा है, कौन सा नाभिक इसमें अंत में प्राप्त होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं एक अल्फा कण के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में 4 की कमी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। अब यहां देखिए परमाणु क्रमांक यहां दिया है 88 और 3 अल्फा कण जब निकलेंगे तो 3 अल्फा कण के निकलने पर परमाणु क्रमांक में 6 की कमी होगी। यानी 88 से 6 घटकर ये 82 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या में 12 की कमी होगी। और द्रव्यमान संख्या जब घटेगा तो इसमें 12 कम होकर 216 बचेगा। तो यानी 3 अल्फा कण के उत्सर्जन पर 82 और 216 हमको प्राप्त होगा। और फिर कह रहा है एक बीटा कण निकलता है, तो बीटा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी, जिससे कि परमाणु क्रमांक 82 से बढ़कर 83 हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 216 ही रहेगा। तो इस प्रकार परमाणु क्रमांक Z जो होगा वो 83 होगा और द्रव्यमान संख्या 216। तो 83 216 देखिए यहां सी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है परमाणु क्रमांक 83 और द्रव्यमान संख्या 216। तो इस प्रकार 7वें में ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, एक रेडियो एक्टिव नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक 81 है और द्रव्यमान संख्या 237 है और इसका सिंबल X कोई मान लिया गया है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक X है, X नाभिक को लिखा गया है, उसका सिंबल है, परमाणु क्रमांक 81 है और द्रव्यमान संख्या 237 है। तो इससे एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कण उत्सर्जित करता है।
भाई ये नाभिक एक अल्फा कण और दो बीटा कण उत्सर्जित करता है। अंत में प्राप्त होने वाला नाभिक जनक नाभिक का होगा। जनक नाभिक का क्या होगा यही बताना है। तो देखिए सबसे पहले कि एक अल्फा कण जब निकलेगा तो 81 से 2 घटेगा, 79 हो जाएगा, और 237 में से 4 घटेगा तो ये 233 बचेगा। तो 79 और 233 ये हमको परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अल्फा कण के निकलने पर मिलेगी। जबकि 2 बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है तो 2 बीटा कण जब उत्सर्जित होगा तो 79 से फिर 2 वृद्धि होकर ये 81 पुनः परमाणु क्रमांक हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक 2 पहले अल्फा कण के निकलने पर 2 घटेगा और 2 बीटा कण जब निकलेंगे तो फिर से वही परमाणु क्रमांक प्राप्त हो जाएगा। जबकि द्रव्यमान संख्या यहां 4 की कमी होकर 233 ही रहेगा, यानी अब ये 81 y 233 बन जाएगा। x से नाभिक बदल जाएगा क्योंकि द्रव्यमान संख्या बदल रही है। तो यहां देखिए x 81, इसका परमाणु क्रमांक 81 अब भी रहेगा। दुई एक अल्फा कण और 2 बीटा कण के निकलने पर परमाणु क्रमांक में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या केवल भिन्न होती है, 237 से 233 बन जाती है। तो इस प्रकार अगर कोई 2 ऐसे हमको नाभिक मिल जाए जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हो तो उन दोनों को हम कहेंगे वह एक दूसरे के समस्थानिक होंगे। समस्थानिक, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है समस्थानिक, बी में समभारिक, सी में है सम न्यूट्रॉनिक और डी में है समावयवी। तो इसमें देखिए केवल और केवल परमाणु क्रमांक समान रहता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न। एक अल्फा कण और 2 बीटा कण के उत्सर्जन पर यह समस्थानिक प्राप्त होता है। इसको हमें डायरेक्ट भी याद रखना चाहिए कि अगर किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से एक अल्फा कण और 2 बीटा कणों का उत्सर्जन हो रहा है तो हमें जो प्राप्त नाभिक होगा वह जनक नाभिक का समस्थानिक होगा। यह समस्थानिक यह प्रश्न भी पूछा गया है परीक्षा में। फिर देखिए किसी नाभिक से, 9वां प्रश्न है, किसी नाभिक से गामा किरणें उत्सर्जित होने पर, किसी नाभिक से गामा किरणें उत्सर्जित होने पर परिवर्तित होती है, क्या चीज बदल रही है? अगर गामा किरण का उत्सर्जन किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से हो तो किस चीज का परिवर्तन होगा हमें बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है प्रोटॉन संख्या में परिवर्तन होगा, बी में कह रहा है न्यूट्रॉन संख्या में, और सी में कह रहा है द्रव्यमान संख्या में, और डी में कह रहा है कोई नहीं, मतलब किसी में भी परिवर्तन नहीं होगा, ना ही परमाणु क्रमांक बदलेगा और ना ही द्रव्यमान संख्या बदलेगी। तो यहां से देखिए 9वां में गामा किरण ऊर्जा होती है। अगर किसी रेडियोएक्टिव क्षय के दौरान गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो वहां ना तो परमाणु क्रमांक बदलता है और ना ही द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन होता है। इस कारण से प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या ये समान बनी रहेगी, द्रव्यमान संख्या भी समान होगी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, कोई नहीं, मतलब कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, केवल ऊर्जा की कमी होती है। गामा किरण जो होती है वो ऊर्जा, गामा फोटॉन के रूप में ऊर्जा केवल उत्सर्जित होती है। तो यहां से ए बी सी नहीं हो सकता, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा कि उत्सर्जित होने पर परिवर्तित होती है। क्या परिवर्तित होती है? तो कुछ परिवर्तन इसमें नहीं होगा। 9 में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 10वां प्रश्न देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया एक दिया है, नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें कार्बन परमाणु का, यहां देखिए द्रव्यमान संख्या 11 लिया गया है, 6C11, यानी कार्बन का एक रेडियोएक्टिव परमाणु नाभिक ले लिया गया है। तो कार्बन का एक नाभिक है, रेडियोएक्टिव है 6C11, और इसका देखिए विखंडन हो रहा है और इसके विखंडन से क्या मिल रहा है? ये टूट रहा है, इसमें से एक बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है, एक बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है, वो भी बीटा कैसा है? ये पॉजिटिव वाला है। यहां पॉजिटिव बीटा यानी +1 बीटा 0, +1 बीटा 0, यानी हम कह सकते हैं कि यह पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है। +1 बीटा 0 जो होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। तो यहां पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन परमाणु से एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है और साथ में एक बोरान नाभिक मिल रहा है 5B11, और फिर +X लिखा हुआ है। X मतलब कोई अज्ञात राशि यहां लिखा हुआ है बगल में। हमें क्या कह रहा है कि इसमें X प्रदर्शित करता है। X कौन सा कण है? X प्रक्षेप कण के बारे में बताना है कि इस बोरान के नाभिक के साथ जब पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो उसके साथ कौन सा एक प्रक्षेप कण और यहां निकलेगा।
जो कि यहाँ x से लिखा गया है, x की जगह पर क्या होना चाहिए। ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है इलेक्ट्रॉन, बी में दिया है न्यूट्रॉन और सी में दिया है न्यूट्रिनो और डी में दिया है प्रोटॉन। तो इसमें क्या हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई रेडियोएक्टिव विघटन होता है उस दौरान पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन होने पर, अगर पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है तो पॉजिट्रॉन के साथ सदैव न्यूट्रिनो निकलता है और बीटा कण के उत्सर्जन पर एंटी न्यूट्रिनो, ये प्रक्षेप्य कण सदैव उत्सर्जन होता है। पॉजिट्रॉन के साथ में न्यूट्रिनो और बीटा कण के उत्सर्जन पर एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो यहां देखिए पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन है तो निश्चित ही x की जगह पर न्यूट्रिनो, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें न्यूट्रिनो x की जगह पर होगा, यानी x न्यूट्रिनो प्रदर्शित करेगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, सर्वाधिक वेधन क्षमता किसकी है। इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण या सभी की। तो किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है, तो ये ध्यान रखिएगा अल्फा बीटा और गामा में से अल्फा बीटा कण है और गामा किरण है। तो इसमें वेधन क्षमता की जब बात की जाएगी तो सबसे कम वेधन क्षमता होता है अल्फा कण का, उससे ज्यादा होता है बीटा कण का और सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होती है गामा किरण की। गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। और इसके विपरीत हम आयनीकरण क्षमता को देखते हैं कि सबसे ज्यादा जिसकी वेधन क्षमता है उसकी आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है और जिसकी वेधन क्षमता सबसे कम है उसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इस प्रकार से वेधन क्षमता और आयनीकरण क्षमता पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां 11वां प्रश्न में सर्वाधिक वेधन क्षमता बताना है, तो सर्वाधिक वेधन क्षमता होता है गामा किरण का। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 12, आयनीकरण क्षमता का सही क्रम है। इसमें बताना है कि अल्फा बीटा गामा में आयनीकरण क्षमता का सही क्रम क्या है। तो पहले ऑप्शन में ए में कह रहा है गामा का सबसे ज्यादा, उससे कम बीटा का और सबसे कम अल्फा का। फिर बी ऑप्शन में कह रहा है सबसे कम गामा का, उससे ज्यादा बीटा और सबसे ज्यादा अल्फा। इसी तरीके से सी में कह रहा है कि बीटा से ज्यादा होगा गामा का और बीटा से ज्यादा होगा अल्फा का। और फिर डी में कह रहा है कि गामा बीटा का बराबर होगा और अल्फा का इन दोनों से बड़ा होगा। तो अब इसमें हमारा सही क्रम क्या होगा, तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो ठीक इसका अपोजिट आयनीकरण क्षमता होता है, यानी सबसे कम आयनीकरण क्षमता गामा किरण की होती है, उससे ज्यादा बीटा कण का और सबसे ज्यादा अल्फा कण का होता है आयनीकरण क्षमता। तो सबसे बड़ा अल्फा कण, उससे छोटा बीटा और सबसे छोटा गामा, ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 13, 13वें प्रश्न में देखिए नाभिकीय अभिक्रिया को पूरा कीजिए। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, नाभिकीय अभिक्रिया रिक्त स्थान के रूप में दे देता है और यहां रिक्त स्थान के स्थान पर क्या होना चाहिए यह पता लगाने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए यहां चार हमने लिया है, चार नाभिकीय अभिक्रियाएं जो कि परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो देखिए पहला वाले में दिया है 13वां के पहला में 92 यूरेनियम 238, इससे देखिए रेडियोएक्टिव विघटन के दौरान एक 2He4 मतलब हम हीलियम नाभिक या अल्फा कण कह सकते हैं, इससे एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है। तो जैसा कि बताया गया कि अल्फा कण के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, यानी जो तत्व यहां होगा उसका परमाणु क्रमांक होगा 90 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 234। ये द्रव्यमान संख्या होगी 234। तो कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 90 है और द्रव्यमान संख्या 234 है, तो वह तत्व थोरियम होता है। थोरियम परमाणु क्रमांक 90 वाला तत्व है जिसका प्रतीक TH लिखते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं TH। इस प्रकार से 90 TH 234 यहां रिक्त स्थान में भरा जाएगा और यह अभिक्रिया पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया में देखिए, इसमें एक ट्राइटोन दिया हुआ है 1H3, ट्रीशियम भी इसको कहते हैं, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है जो कि रेडियोएक्टिव होता है। तो एक रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइटोन या ट्रीशियम, तो इसका रेडियोएक्टिव क्षय हो रहा है। और यहां देखिए एक अल्फा कण का उत्सर्जन यहां भी दिखाया गया,
लेकिन ये अल्फा कण 2He3 करके है, 2He3, और साथ में यहां 2 स्थान रिक्त है, 2 स्थान रिक्त है, तो इन दोनों स्थानों पर क्या होना चाहिए, यही हमको पता लगाना है। तो देखिए यहां परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 था, और देखिए द्रव्यमान संख्या यहां 3 दिया है, ये ट्राइटॉन है जिसमें 1 से बढ़ के 2 हो रहा है, तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो रही है, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कौन से कण के उत्सर्जन पर ऐसा होता है, तो हम जानते हैं बीटा कण के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। तो निश्चित रूप से यहां बीटा उत्सर्जन होगा, यानी -1 बीटा 0, -1 बीटा 0, ये यहां लिखा जाएगा। और बीटा कण का अगर उत्सर्जन हो रहा है तो उसके साथ प्रक्षेप कण एंटी न्यूट्रिनो निश्चित रूप से निकलेगा। भाई पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन पर न्यूट्रिनो और बीटा कण के उत्सर्जन पर एंटी न्यूट्रिनो, तो यहां अगर बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है तो यहां एंटी न्यूट्रिनो ये जरूर निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो बीटा कण के उत्सर्जन के साथ निकलता है, तो यहां एंटी न्यूट्रिनो रहेगा और यहां बीटा कण दिखाया जाएगा। इस प्रकार अब तीसरा देखिए, तीसरे में क्या सही होगा, तो तीसरे में कह रहा है ये बेरिलियम है नाभिक 4Be9, 4Be9, और साथ में यहां देखिए जुड़ रहा है 2He4, इसमें जुड़ रहा है, 4Be9 के साथ 2He4 जुड़ रहा है, यानी अल्फा कण इस बेरिलियम के साथ संयुक्त हो रहा है, और यहां से एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन दिखाया गया और साथ में खाली स्थान दिखाया गया। तो यहां पर न्यूट्रॉन के साथ कौन सा यहां नाभिक बनेगा, यही हमको पता लगाना है। तो कौन सा नाभिक बनेगा, तो हम यहीं से देख सकते हैं परमाणु क्रमांक 4 और 2, 6 इधर है, तो इस जो यहां अभिकारक और उत्पाद ये दोनों में बराबर होने चाहिए परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याएं। तो अब यहां देखिए 6 है, बाएं तरफ परमाणु क्रमांक 6 है, तो यहां जो भी नाभिक लिखा जाएगा उसका परमाणु क्रमांक 6 होगा, 6 होगा। और द्रव्यमान संख्या देखिए 9, 4, 13 यहां है, और जिसमें से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या 1 है, तो 13 में से 1 लिख चुके हैं, तो 12 यहां होना चाहिए, यहां 12 होना चाहिए। अब कौन सा ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 द्रव्यमान संख्या 12 है, तो 6 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कार्बन होता है, इसलिए यहां हम C लिख देंगे, सिंबल C, ये होगा 6C12, यानी कार्बन परमाणु इसके न्यूट्रॉन के साथ में यहां हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया पूरी हो जाएगी और यहां 6C12 लिखा जाएगा। अब चौथा वाला देखिए, चौथे वाले में क्या प्राप्त होगा, तो चौथे वाले में कह रहा है 13Al27, यानी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है जिसका परमाणु क्रमांक 13 और द्रव्यमान संख्या 27 है, और इसके साथ एक अल्फा कण संयुक्त हो रहा है, 2He4 इसमें जुड़ रहा है। और यहां देखिए एक फास्फोरस का नाभिक प्राप्त हो रहा है, 15P30 फास्फोरस नाभिक प्राप्त हो रहा है। अब हम यहां से संतुलित करके देखेंगे क्या चीज कमी रह गई, उसी से हमें इस प्रक्षेप्य कण के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो यहां से देखिए 13 और 2 15, और इधर भी 15, तो परमाणु क्रमांक निश्चित रूप से दोनों बराबर है, तो यहां जो भी कण होगा उसका परमाणु क्रमांक 0 लिखा जाएगा, क्योंकि यहां देखिए 13, 2, 15 यहां है, 15 यहां है, परमाणु क्रमांक पहले से बराबर हो चुका है, तो जो भी प्रक्षेप कण होगा उसका परमाणु क्रमांक 0 लिखा जाएगा। और द्रव्यमान संख्या देखिए 27 और 4 31 हो रहा है, जबकि फास्फोरस में 30 लिखा गया, तो यहां जो भी कण होगा उसकी द्रव्यमान संख्या 1 कही जाएगी। तो अब ऐसा कौन सा प्रक्षेप्य कण है जिसका परमाणु क्रमांक 0 और द्रव्यमान संख्या 1 है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन होगा, निश्चित रूप से ये न्यूट्रॉन होगा, इसको N से लिख देंगे, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होगा। न्यूट्रॉन में परमाणु क्रमांक 0 और द्रव्यमान संख्या 1 होता है। तो इस प्रकार यह रिएक्शन पूरा हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 14, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा है। युग्म उत्पादन और युग्म विनाश ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं। युग्म उत्पादन के लिए न्यूनतम ऊर्जा पूछा जा रहा है कि न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी, युग्म उत्पादन जब होगा तो उसके लिए न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी। तो न्यूनतम ऊर्जा देखिए 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है, 9.31 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है, और 102 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है, या 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें क्या होगा हमें यही बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन
या बीटा कण और पॉजिट्रॉन को कहा जाए संयुक्त होते हैं तो वहां उत्सर्जन होता है गामा फोटान का। तो वहां एक होता है युग्म उत्पादन और एक युग्म विनाश, या ऊर्जा का जब विघटन किया जाता है, ऊर्जा का विघटन करते हैं तो वहां दो कणों का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार से यहां युग्म उत्पादन की बात की जा रही है कि युग्म उत्पादन यानी पॉजिट्रॉन और बीटा कण का उत्सर्जन जब होगा उस दौरान यहां उत्पादन होना है तो कितने गामा फोटान लगते हैं, तो उसके लिए 2 गामा फोटान बताया गया था। एक गामा फोटान 2 कणों का उत्सर्जन करता है, लेकिन उसका उल्टा अगर लिया जाए कि दोनों को संयुक्त करें तो वहां 2 गामा फोटान उत्सर्जित होते हैं। तो युग्म उत्पादन और युग्म विनाश की प्रक्रिया जब पढ़ेंगे तो वहां से हमें मालूम चलेगा कि जब भी गामा फोटान से युग्म उत्पादन होता है तो युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। 14 में राइट ऑप्शन हमारा डी होगा, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रश्न बिल्कुल याद कर लीजिए। युग्म उत्पादन और युग्म विनाश की प्रक्रिया से यह प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में कि युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है। तो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ऊर्जा होनी चाहिए। अब देखिए 15वां प्रश्न, एक एएमयू द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा होगी। एक एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। नाभिकीय स्तर पर द्रव्यमान का ये छोटा मात्रक होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो उस एटॉमिक मास यूनिट में हम नाभिक या न्यूक्लियन या कोई मूल कणों के द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं। तो यहां एक एएमयू द्रव्यमान की बात की जा रही है कि एक एएमयू द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो एक एएमयू द्रव्यमान जो होता है वो निश्चित ही 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है। ये 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एक एएमयू द्रव्यमान के तुल्य है। एक एएमयू द्रव्यमान के तुल्य 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। अगला देखिए, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है भाई? किसी नाभिक से न्यूक्लियनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक यानी नाभिक को तोड़कर उनके न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। या न्यूक्लियनों को संयुक्त करके एक नाभिक का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब कोई 2 नाभिकीय कण मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो उस निर्मुक्त ऊर्जा को भी हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। या कोई नाभिक को तोड़ा जाए और उनके न्यूक्लियनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 तरह के कण होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिकीय कण होते हैं। तो नाभिक में से प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। और यहां किसकी बंधन ऊर्जा पूछा जा रहा है? हाइड्रोजन नाभिक। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है कि जिसके नाभिक में केवल और केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन उसमें होता ही नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। तो नाभिक जितना हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान होगा वही एक प्रोटॉन का द्रव्यमान माना जाता है। तो यहां ना तो कोई द्रव्यमान क्षति हो रही है, भाई द्रव्यमान क्षति शून्य है। नाभिक के निर्माण में द्रव्यमान क्षति नहीं हो रही है, जबकि नाभिक के द्रव्यमान में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते, हाइड्रोजन के अलावा अन्य कोई तत्व ले लिया जाए तो उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते। तो न्यूक्लियनों से मिलकर द्रव्यमान नाभिक बनना है तो वहां हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी यानी निर्मुक्त होगी। हम जानते हैं न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान उस नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। अलग अलग अगर न्यूक्लियनों का द्रव्यमान का योग किया जाए तो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान का योग नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। और यही द्रव्यमान का अंतर जो होता है वो द्रव्यमान क्षति कहलाता है।
और जितना द्रव्यमान क्षति होता है उसी द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो अब यहां जब हाइड्रोजन नाभिक के बनने में कोई द्रव्यमान क्षति नहीं हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा शून्य कही जाएगी। तो हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा यहां पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी में देखिए शून्य दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर ये शून्य होगा। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह प्रश्न अपने आप में ये बहुत सटीक प्रश्न है कि हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है। इसमें ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा जो होती है शून्य होती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 17, यह भी परीक्षा में आ चुका है। यदि AMU प्रति किलोवाट घंटा, ये किलोवाट आवर लिखा हुआ है, AMU बटा किलोवाट आवर, ये बराबर है यक्स के, यानी AMU और किलोवाट घंटा का अनुपात x के बराबर हो, तो इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी x की वैल्यू क्या 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी या इनमें से कोई नहीं। तो अब यहां 4 ऑप्शन में चुनना है। हम जानते हैं AMU की वैल्यू जो होती है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, और अगर उसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया जाए तो निश्चित ही हमें 931 में 1.6 का घात -13 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले इलेक्ट्रॉन में बदलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिसके लिए 10 का घात 6 गुणा करेंगे तो 10 का घात -19 से घट के -13 होगा। तो 1.6 10 का घात -13 से हम 931 में गुणा कराएंगे तो 1.48 करके गुणे 10 का घात -10 के रूप में आएगा। तो 1.48 10 का घात -10 ये होता है इसकी वैल्यू जूल में। और किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा को अगर बदला जाए तो किलोवाट घंटा ये 3.2 10 का घात 6 होता है। तो किलोवाट घंटा में 10 की घात धनात्मक 6 है, और AMU जो दिया है इसमें 10 की घात ऋणात्मक में 6 है। तो इसलिए AMU छोटा है किलोवाट घंटा की वैल्यू से। एक AMU की वैल्यू 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू से छोटी है, यानी अंश छोटा है, हर बड़ा है। अगर किसी भिन्न का अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो निश्चित ही वह भिन्न 1 से छोटी होती है। तो यहां ये वैल्यू x जो आएगी, ये वैल्यू x के बराबर है, तो x का मान 1 से छोटा होगा, यही सही होगा इसमें। तो 1 से छोटा कहां दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि x इज लेस देन टू 1। तो इस प्रकार यहां बी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 18, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं? 4 ऑप्शन दिया है, कैडमियम की, यूरेनियम की, ग्रेफाइट की या प्लूटोनियम की। तो हम जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें होती हैं वो कैडमियम की ली जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, कैडमियम की यहां नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें होती हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा, जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है सूर्य, उसका स्रोत क्या है? तो हम जानते हैं कि सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है। हाइड्रोजन जो नाभिक है वो संलयित हो रहे हैं हीलियम के रूप में। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन वहां लगातार चलता रहता है, और उसी संलयन के दौरान, नाभिकीय संलयन के दौरान अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो यह माना गया है। तो यहां सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन नहीं हो सकता, नाभिकीय संलयन, ये हमारा राइट आंसर होगा। नाभिकीय संलयन हो रहा है इसमें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तापानिक उत्सर्जन, ये नहीं हो सकता। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह नाभिकीय संलयन कहा जाएगा, क्योंकि अधिकांश हिस्सा जो होता है वो हाइड्रोजन हीलियम ही होता है, और सूर्य बहुत उच्च ताप होने के कारण उसमें जो परमाणु होते हैं वो आयनित अवस्था में रहते हैं, इस कारण से उसमें संलयन की प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो यहां देखिए 19 में राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अब प्रश्न संख्या 20 देखिए, तो प्रश्न संख्या 20 में लिखा हुआ है 0 केल्विन, ये ओके नहीं लिखा है, ये 0 केल्विन लिखा हुआ है। 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप को परम शून्य ताप भी कहते हैं। तो परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, यानी शुद्ध अर्धचालक, अगर कोई नैज अर्धचालक ले लिया जाए, वो परम शून्य ताप तक उसको ले आए,
तब उसका व्यवहार कैसा होगा, यही हमको बताना है। तो परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, एक चालक के रूप में व्यवहार करेगा, या प्रतिरोधक के रूप में, या शक्ति स्रोत के रूप में, या विद्युत रोधी। तो हम जानते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं उनका अगर ताप बढ़ाया जाए तो ताप बढ़ाने पर उनका चालकता जो होता है वो बढ़ता है, और ताप घटाने पर चालकता घटती है। चालकता घटना मतलब वैद्युत प्रतिरोध बढ़ना। तो अर्धचालकों में ताप घटाने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता जाता है, यानी चालकता घटती जाती है। तो चालकता घटेगी यानी कम हो रही है, तो लगातार चालकता अगर कम होगी तो 0 केल्विन पर पहुंचने पर वो पूरी तरीके से विद्युत रोधी यानी अचालक की भांति व्यवहार करेगा। तो अगर शुद्ध अर्धचालक है या नेज अर्धचालक ले लिया जाए, नेज अर्धचालक, तो नेज अर्धचालक जो होता है वो परम शून्य ताप पर विद्युत रोधी या अचालक, इसको कह सकते हैं, अचालक के समान व्यवहार करेगा। 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक है वो विद्युत रोधी होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 21 में देखिए एक पी टाइप अर्धचालक होता है। पी टाइप अर्धचालक किस प्रकार होता है, यहां देखिए कह रहा है ए धनावेशित, बी ऋणावेशित, सी उदासीन और डी ए व बी दोनों, मतलब धनावेशित और ऋणावेशित दोनों। तो क्या इसमें सही होगा? प्रश्न संख्या 21। अब इसमें देखिए चाहे पी टाइप अर्धचालक पूछा जाए चाहे एन टाइप अर्धचालक पूछा जाए, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। पी टाइप अर्धचालक होता है या एन टाइप अर्धचालक होता है, इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा गया है तो यहां निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, चाहे पी टाइप अर्धचालक हो चाहे एन टाइप अर्धचालक हो, वह सामान्य अवस्था में वह उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। अगर यह प्रश्न पूछा जाता कि पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक क्या है, तो बहुसंख्यक वाहक पी टाइप वाले में होता है कोटर, होल। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होते हैं कोटर या उसी को होल कहते हैं, और एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और कोटर ये बहुसंख्यक वाहक होते हैं। अगर कोटर बहुसंख्यक वाहक है तो इलेक्ट्रॉन वहां अल्पसंख्यक वाहक होगा, और जिसमें बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन है उसमें अल्पसंख्यक वाहक कोटर होंगी। तो यहां देखिए बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक वाहक नहीं पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है पी टाइप अर्धचालक होता है। तो चाहे एन टाइप अर्धचालक हो चाहे पी टाइप अर्धचालक हो, क्योंकि इसमें कोटर जरूर है लेकिन कोटर है तो उसके तुल्य वहां दूसरा इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित हो रही है, इसलिए कोटर है। यानी मूल रूप से अगर कहा जाए तो पी टाइप अर्धचालक या एन टाइप अर्धचालक जो होते हैं विद्युत उदासीन होते हैं, इन पर ना तो धन आवेश होता है ना ही ऋण आवेश होता है, ये विद्युत उदासीन होता है। तो चाहे पी टाइप अर्धचालक पूछा जाए या एन टाइप अर्धचालक पूछा जाए तो वह उदासीन ही कहा जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में कौन सा द्रव्य मिलाया जाता है? एन टाइप और पी टाइप का निर्माण पढ़ा होगा। पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए 3 संयोजी तत्व अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है, और एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में 5 संयोजी तत्व अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है। 5 संयोजी तत्व अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है। तो यहां एन टाइप पूछा जा रहा है, एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये 2 प्रमुख अर्धचालक होते हैं जो नैज अर्धचालक अपने प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहां शुद्ध सिलिकॉन है, इसमें एन टाइप बनाना है तो इसमें 5 संयोजी तत्व अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाएगा। अब देखिए इसमें 5 संयोजी कौन सा है, तो ये एल्यूमिनियम दिया है, तो एल्यूमिनियम ये 3 संयोजी तत्व होता है। ये आयरन लोहा Fe ये भी 3 संयोजी तत्व है, और ये बोरान दिया है बी, ये भी 3 संयोजी है। और यहां देखिए एंटीमनी दिया है, एंटीमनी, तो एंटीमनी जो होता है वो 5 संयोजी तत्व होता है। तो इस प्रकार से ये 3 इसमें 3 संयोजी है और ये 5 संयोजी एंटीमनी है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी होगा। तो इस प्रकार 22 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये 22 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक हैं, इनमें से जरूर बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो इसी प्रकार अब आगे हम प्रश्नोत्तरी का लगातार हम इसी प्रकार से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट के जो परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं 2023 से लेकर 25 तक पिछली जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में से विभिन्न सेटों के प्रश्नों को हम देख के यहां आगे हम
परीक्षा आने तक कराते रहेंगे। तो निश्चित ही आप कम से कम समय में इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, जिससे आपका बोर्ड परीक्षा अच्छे नंबर लाने लायक हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।